जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी में कई अहम बदलाव देखने को मिले। सोनिया गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी की कमान सौंपी गई, तो वहीं राहुल गांधी लंबे समय के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े। ऐसे में माना जा रहा था कि लगातार मिल रही हीरो और हारों के बीच पार्टी के इन बदलाव ने कुछ संजीवनी मिल सकती है। लेकिन हाल के उपचुनाव के नतीजे और दिल्ली नगर निगम के लिए सामने आए ओपिनियन पोल से ऐसा होता दिख नहीं रहा है। हिमाचल गुजरात विधानसभा चुनाव के बीच हो रहे MCD चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक ही रह सकता है। सामान्य वर्ग के गरीबों को मिलने वाले 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद भी इस पर राजनीतिक घमासान थमता नहीं दिख रहा है। खासतौर पर दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। राज्य के CM MK स्टालिन ने EWS आरक्षण का विरोध किया और इसे 100 साल के सामाजिक न्याय की यात्रा को झटका बताया। अब उन्होंने इसके खिलाफ रणनीति बनाने के लिए 12 नवंबर को राज्य के सभी दलों की बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ अगले कदम पर विचार किया जाएगा। MK स्टालिन ने पहले ही ऐलान किया है कि वह इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। हिंदू शब्द को लेकर कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी राज्य अध्यक्ष सतीश जरकीहोली के बयान से उठा विवाद थमता नहीं दिख रहा। इस बयान के बाद जहां उनकी पार्टी ने सतीश जरकीहोली से किनारा कर लिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और अन्य हिंदू संगठन उन पर लगातार निशाना साध रहे हैं। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी राज्य अध्यक्ष सतीश जरकीहोली अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने मंगलवार को एक बार फिर कहा है कि उन्होंने कहा, मैं अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगूंगा, मैं अगर गलत हूं तो इसे साबित किया जाए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर मैं गलत साबित होता हूं तो अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के अंगरक्षक रेजिमेंटल गुरुद्वारा में गुरुपर्व पर पहले सिख गुरु नानक देव जी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति के अंगरक्षक रेजिमेंटल गुरुद्वारा में वे अरदास में भी शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद भक्तों के साथ लंगर भी खाया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि जिसमें उन्होंने भक्तों के साथ अरदास, भजन, कीर्तन के साथ ही लंगर खाते भी देखा जा सकता है। और आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने देशवासियों, खासकर सिख समुदाय के लोग को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं पर चलने का आग्रह किया। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम S 12 और 16 नवंबर के बीच लॉन्च के लिए तैयार है। हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस में मंगलवार को यह घोषणा की। स्काई रूट एरोस्पेस का पहला मिशन, जिसका नाम प्रारंभ है, 3 ग्राहक पेलोड ले जाएगा और श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लॉन्च पैड से लॉन्च के लिए तैयार है। स्काई रूट एरोस्पेस के CEO और सह संस्थापक पवन कुमार चंद्रा ने कहा है कि 12 नवंबर से 16 नवंबर के बीच एक लॉन्च विंडो को अधिकारियों द्वारा अधिसूचित किया गया है। मौसम की स्थिति के आधार पर अंतरिम तारीख की पुष्टि की जा रही है। केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के तत्वावधान में सैकड़ों पत्रकारों ने मंगलवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के विरोध में राजभवन तक मार्च किया, जिन्होंने 2 पत्रकारों को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर कर दिया था। शहर के कन्नूकुन्नू में शुरू हुआ और राजभवन के मुख्य द्वार के आगे समाप्त हुए विरोध मार्च का उद्घाटन विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर VD सतीशन ने किया था। राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और वामपंथी नेता TM थॉमस, इसाक सीटू नेता अंथावलट्टम आनंद, वाम नेता और सांसद जॉन ब्रिटास ने भी विरोध मार्च में भाग लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित न्यायपालिका के दूसरे CJI रहे, जिन्हें बार से एक बार फिर अधिक सुप्रीम कोर्ट के बेंच में पदोन्नत किया गया था। जस्टिस ललित ने अपने 74 दिनों के छोटे कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले दिए और कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग और मामलों को सूचीबद्ध करने के संबंध में प्रक्रिया को बदलने जैसे कदम उठाए। 9 नवंबर 1957 को जन्मे जस्टिस ललित को 13 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और उन्होंने 27 अगस्त 2022 को 49वें CJI के रूप में शपथ ली थी। 8 नवंबर उनके कार्यकाल का अंतिम दिन है। वह इस बार सीधे सुप्रीम कोर्ट बेंच में पदोन्नत होने दूसरे CJI थे। कई वर्षों से केंद्र और राज्य सरकार के टकराव, भूमि अधिग्रहण और अफसरशाही में उलझी 1.26 लाख करोड़ रुपए की 116 बुनियादी ढांचा परियोजना को जल्द ही बंद किया जा सकता है। सरकार अब इन योजनाओं पर 20,311 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय कर चुकी है, लेकिन योजनाओं में गति नहीं मिलती दिख रही है। अब इन्हें पूरी तरह से बंद करने का मन बना रही। हाल ही में नीति आयोग द्वारा तैयार की एक आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने करीब 116 ऐसी परियोजनाओं को चिन्हित किया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष प्रवेश घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसकी पुष्टि करते हुए सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद आयुष कॉलेजों में प्रवेश हुई अनियमितताओं के मामले की जांच की सिफारिश सीबीआई से की गई है। गौरतलब है कि सत्र 2021 से 22 के लिए राज्य के आयुष कॉलेजों में 12% फर्जी प्रवेश के मामले सामने आ रहे हैं। राज्य के विभिन्न सरकारी और निजी आयुष कॉलेजों में 7,338 सीटें हैं। इनमें से 891 पर फर्जी प्रवेश की आशंका है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कहा है कि उसने मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी के बड़े पैमाने पर धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में वाई निंगथेम सिंह और उसके सहयोगियों की 3.12 करोड़ रुपए की अचल और चल संपत्ति कुर्की है। ईडी ने 2017 में एमडीएस के अधिकारी और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार रोकथाम की धारा 13 के तहत इम्फाल पश्चिम पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की। डाक मतपत्रों के जरिए सोमवार को कुल 2,852 वोट पड़े, जिससे कुल वोट 36,008 हो गए हैं। एक चुनाव अधिकारी ने बताया कि इसमें 29,433 वोट 80 से ज्यादा है। 5,997 विकलांग और 578 आवश्यक सेवा मतदान शामिल है। असम सरकार ने दिसपुर में राज्य सचिवालय परिसर में काम करने वाले अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक ड्रेस कोड जारी किया है। कार्यालय के एक आदेश के अनुसार नए ड्रेस कोड ने सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों की जींस, टी शर्ट और लेगिंग पहनने पर रोक लगा दी है। अब ये से उन्हें कार्यालय समय के दौरान अनिवार्य रूप से औपचारिक पोशाक पहननी होगी। पुरुषों को औपचारिक शर्ट और पैंट पहनना चाहिए, जबकि महिला कर्मचारी साड़ी, सलवार कमीज पहन सकती है। प्रत्येक बुधवार को कर्मचारियों को पारंपरिक कपड़े पहनने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड की सियासत में हंगामा बरपा है। राज्य का सत्ताधारी संगठन यूपी और विपक्षी पार्टी भाजपा दोनों एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर है। सोमवार को झामुमो कांग्रेस और राजद के सांसद, विधायक, नेता और कार्यकर्ताओं ने राजभवन के समक्ष धरना दिया। उन्होंने राज्यपाल, केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच एजेंसी और भाजपा पर जमकर प्रहार किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के कई प्रखंडों में आक्रोश मार्च निकाला और राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को अगले कुछ दिनों में उखाड़ फेंकने का दावा किया। गोवा में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मंगलवार को बड़ी घोषणा की है। गोवा में अब सरकारी नौकरी करने के लिए युवाओं को पहले निजी सेक्टर में जॉब करना होगा, इसके बाद वो सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि राज्य में प्रशिक्षित और प्रतिभावान श्रमिकों की तलाश के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वालों के पास कम से कम अब निजी सेक्टर में 1 वर्ष काम करने की अनुभव रहना चाहिए। देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी हो गई है। आंकड़ों से पता चला है कि दिल्ली का AQI 354, नोएडा का 354 और नोएडा का 328 और गाजियाबाद का 304 है। प्रदूषित शहरों का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया भारत के लिए वेक अप कॉल की तरह है। साल 2022 में भारत का वायु प्रदूषण स्तर 72 हो गया है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के 163 शहरों में बिहार के कटिहार का AQI सबसे अधिक 360 है। तेलंगाना हाईकोर्ट से बीजेपी को झटका लगा है। अदालत ने केसीआर की पार्टी द्वारा लगाए गए बीजेपी पर आरोपों की जांच का आदेश राज्य पुलिस को दिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस की तरफ से कहा गया है कि उनके 4 विधायक पार्टी बदलने के लिए बीजेपी की तरफ संपर्क किया गया था। पार्टी विधायकों को पैसे की लालच भी दी गई थी। पूरे मामले पर प्रतिद्वंदी भाजपा ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी की तटस्थ एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी, जिसके बाद अदालत ने भाजपा की याचिका पर सुनवाई लंबित रहने तक राज्य पुलिस को जांच करने का आदेश दे दिया। बता दें कि टूटे हुए चावल यानी कि ब्रोकन राइस का इस्तेमाल शराब बनाने, एथेनॉल बनाने और पोल्ट्री व एनिमल इंडस्ट्री में होता है। केंद्र सरकार ने देश में चावल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था। चीन के बाद भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल के वैश्विक बाजार में भारत को हिस्सा 40% है। टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने की वजह बहुत बड़े पैमाने पर टूटे चावल की खेप बाहर भेजी जा रही थी। इसके अलावा पशु चारे के लिए भी समुचित मात्रा में टूटा चावल उपलब्ध नहीं है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के दौरे से सोमवार को वापस रायपुर लौटे हैं। एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन की लहर और छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर लोग काफी उत्साहित है। सीएम ने कहा कि हिमाचल में 5 साल में बीजेपी ने जो वादे किए थे उसका पूरा नहीं किया गया। कहा गया कि यह डबल इंजन की सरकार है। 69 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का वादा किया गया है। किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी। किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई, खर्च दुगना हो गया, इसलिए वहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है। अगले हफ्ते बैंक कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के चलते बैंकिंग कामकाज प्रभावित हो सकता है। 19 नवंबर 2022 को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। ऑल इंडिया एम्प्लॉय एसोसिएशन ने एक द्वितीय हड़ताल का आह्वान किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्टॉक एक्सचेंज के पास रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने हड़ताल पर जाने के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है।
आज भारत के कृषि क्षेत्र प्रगति के पथ पर अग्रणी है। यहाँ फसलों से बेहतर उत्पादन के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती को अपनाया जा रहा है। वहीं कृषि की आधुनिक तकनीक और डिजिटलाइजेशन से भी किसान जागरूक हुए हैं। इसी का नतीजा है कि खेती में कम खर्च में ही बढ़िया पैदावार और दुगनी कमाई हो रही है। देश दुनिया की खबर के साथ नई कृषि तकनीकों की जानकारी के लिए आप किसान स्मार्टफोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नोटबंदी के 6 साल पूरे होने पर एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी को छोटे और मध्यम बिजनेस को खत्म करने वाला बताया है। राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर लिखा है कि नोटबंदी को पीएम जानबूझकर लेकर आए ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि उनके 2-3 अरबपति दोस्तों का छोटे और मध्यम उद्योग का खत्म करके भारत की अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार हो जाए। उन्होंने सोमवार को भी ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार पर नोटबंदी को लेकर निशाना साधा था। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।